नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो है इनका मेन सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में है कि रिपोर्टिंग कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। रिपोर्टिंग वेरीफाई कैसे करना है मैं भी स्क्रीन नहीं लूँगा, सिर्फ मैं बोल के ही बताऊँगा आपको। और वेरीफाई करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, वेरीफाई करने का वीडियो मैं आपको अलग से स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे दूंगा। चाहे एक मैं इसमें टॉपिक लेने जा रहा हूँ एसआर नंबर जो नॉन आरटीके हैं, और सबसे मेन टॉपिक जो आप लोगों का है वो है फीस का। पिछले 3 साल से जो फीस का जो मॉड्यूल है वो बंद ही पड़ा है, खुला नहीं है। चाहे आप लोगों ने भौतिक सत्यापन के अंदर फीस बढ़ा ली हो, लेकिन आपका जो क्लेम बिल है वो बढ़कर नहीं मिल रहा है। तो ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग क्या है, कैसे करनी है, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में दे दिया कि पेरेंट्स की लॉगिन से होगी। पेरेंट्स की लॉगिन से रिपोर्टिंग करने के बाद जिम्मेदारी होती है स्कूल की। अगला जो स्टेप होता है वो स्कूल लॉगिन से होता है। कुल मिला के ये है कि आपको रिपोर्टिंग या तो वेरीफाई करना है या उसको रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट करना है तो किस आधार पे करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटी में कौन से बच्चे का प्रवेश होता है। अभी वर्तमान में जो 22-23 जिस वर्ष के लिए हम आरटी के बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं वो क्लास फर्स्ट, एंट्री लेवल क्लास फर्स्ट है। तो जो भी एडमिशन होंगे वो क्लास फर्स्ट में होंगे। उस बच्चे की एज क्या होगी वो सारी चीज़ें पहले आप लोग देख चुके हैं कि उसकी एज 5 साल से 7 साल के बीच में होगी, 5 से कम नहीं होगी, 7 से अधिक नहीं होगी। खैर वो तो सिस्टम ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। यदि उसकी एज इस क्राइटेरिया में नहीं आती है तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एज कौन से दिन देखा गया था, वो देखा गया था 31 मार्च 2022 को। उस दिन 5 से अधिक और 7 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये हो गई है। तो आप अगेन एज देख सकते हैं, एज आपको उसी की मिलेगी। पर हो सकता है कि पेरेंट्स ने फॉर्म भरते समय वास्तव में उसकी एज अलग हो और उसने एज चेंज करके भर दिया हो, तो वो आप उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे आप मैच करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम एज किससे देखें। तो पहली चीज़ तो पेरेंट ने खुद ने एक्सेप्ट किया है जिस टाइम पे फॉर्म फिल किया था कि वो एज प्रूफ के लिए क्या देने वाला है। क्या देने वाला मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहा है या जिस माध्यम से आपको पेरेंट्स बताना चाहता है कि मेरे बच्चे की पर्टिकुलर जो एज है वो ये है, तो वो प्रूव करेगा किससे है। तो वहाँ पर उनको ऑप्शन मिला था फॉर्म फिल करते टाइम। ऑप्शन क्या क्या हो सकता था, एज के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, हॉस्पिटल की स्लिप हो सकती है, वगैरह वगैरह 4-5 टॉपिक्स होते हैं जो फॉर्म फिल करते टाइम जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर आते हैं। और ई मित्र वाला या जो भी फॉर्म फिल करता है उस टाइम उनको उनमें से चूज़ करना पड़ता है, और जो उसने चूज़ किया है वही अपने को यहाँ पर लेना है। अगर किसी ने गलती से अगर हॉस्पिटल की स्लिप ली है तो सत्यापन से पहले आपको उससे जन्म प्रमाण पत्र भी लेना होगा। और अगर एज के लिए आधार कार्ड लिया है उन्होंने तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, तो फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र ले या नहीं ले कोई इतना मायना नहीं रखता है। कुल मिला के जो पेरेंट ने एज के लिए फॉर्म फिल करते समय जो ऑप्शन चूज किया है वो आपको देखना है कि जो एज फॉर्म में फिल करते समय जो एज मेंशन की गई है क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसी एज का है। अगर वो उसी एज का डॉक्यूमेंट दिया है तो आप उसे सबमिट करें, वेरीफाई करें, कोई दिक्कत नहीं है एज वाले टॉपिक को। एक होता है निवास स्थान का। निवास की यदि अपन बात करें तो आप जो भी बच्चे को आप एडमिशन देने जा रहे हैं वो कोशिश रहे कि आपके वार्ड का हो। आपके वार्ड का नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपका एडजॉइनिंग वार्ड का हो। लेकिन ये नहीं हो, प्रवेश देते समय आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रख लें कि अगर वो बच्चा आपके गांव या ग्राम पंचायत जो भी उसका क्राइटेरिया है या यूं कहे नगर निगम नगर निकाय पर्टिकुलर उससे संबंधित न होकर अगर दूसरे नगर निगम से हैं या यूं कहें कि दूसरे ग्रामीण पंचायत से हैं तो वो आपके क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो आपको उसको प्रवेश नहीं देना है, आपको उसे रिजेक्ट ही करना है। क्योंकि अगर आपने उसको वेरीफाई कर दिया तो इट मीन्स वो तो बच्चा एडमिशन की जो लिस्ट होगी उसमें आ जाएगा।
एडमिशन कैसे होगा उस पर भी अपन बात करेंगे। ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ कि एडमिशन कैसे होगा इस साल। तो ये थोड़ा सा आप देखें, निवास संबंधी में क्या डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। जब हम फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ऑप्शंस की बात करें तो आधार कार्ड भी आता है। आधार कार्ड बच्चे का हो सकता है, पिता का हो सकता है, माता का हो सकता है, जिसमें जो फॉर्म फिल करते समय जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस उस आधार कार्ड में होना चाहिए, बच्चे का, माता का, पिता का। या कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा कहीं मौसी के पास, नानी के पास या नाना के पास या दादा दादी के पास रह रहा है। अब उस समय उसके माता पिता तो कहीं दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो पोर्टल में जब हम फॉर्म फिल करते हैं आरटी का, तो वहाँ पर संरक्षक का एक कॉलम आता है। वहाँ पर फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर संरक्षक का एक नाम होना चाहिए। तो फिर आप उस केस में संरक्षक का एड्रेस भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग बात है कि निरीक्षण दल जब आता है, अगर कोई मानता नहीं मानता वो आपकी जिम्मेदारी, आप उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। बाकी ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चा नाना नानी के पास रह रहा है, दादा दादी के पास रह रहा है, तो सपोज डेट हो सकता है कि बच्चे के माता पिता कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स से ये कहें कि आप बच्चे का जो एड्रेस आधार कार्ड में वो भी आप जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ का अपडेट करवा लेंगे। लेकिन हमें एक कोशिश करनी चाहिए, उस बच्चे का हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संरक्षक का वो एड्रेस वो दे रहा है और उस संरक्षक के एड्रेस के बिहार पे आप बच्चे का एड्रेस है, जो एड्रेस में जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ का आप अपडेट करवा लेंगे। एड्रेस अपडेट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 दिन का काम है। उसके लिए आप स्कूल के लेटर पैड पे या जो भी है, जो पार्षद होता है उनके थ्रू एक शपथ पत्र होता है, वो करके आप आधार अपडेट करा लेंगे, वो एड्रेस बच्चे के आधार कार्ड पे भी वही कर लेंगे। तो ये आपको कंफर्टेबल रहेगा। हमने 2 टॉपिक कवर किए, एज का किया, उसके बाद हमने एक निवास स्थान का किया। निवास स्थान में मैं पुनः बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो कैचमेंट एरिया है उससे बाहर का बच्चा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई दूसरे नगर निगम का बच्चा नहीं होना चाहिए, या जो भी अपना एरिया है उससे बाहर का बच्चा नहीं होना चाहिए। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आरटी में प्रवेश किसको दिया जा सकता है। एक सेकंड, थोड़ा सा सॉरी, बीच में कोई एक अर्जेंट कॉल का डिस्टर्बेंस हुआ। हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हम थे कैचमेंट एरिया पे। कैचमेंट एरिया से अगर बाहर का अगर आपने कोई प्रवेश दे दिया और निरीक्षण दल की अगर उस पर नज़र पड़ गई तो वो बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। आपने 2 टॉपिक कवर कर लिया, मैं तीसरे टॉपिक पे जाने जा रहा हूँ सीधा। मेरा थर्ड टॉपिक है कि हम जो बच्चे को प्रवेश देते हैं, कौन से बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है, कि हम यूँ करें कि दुर्बल वर्ग या ST SC का। यदि कोई बच्चा BPL से बिलोंग करता है या ST SC से बिलोंग करता है या जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं, बट उसके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तो वो बच्चा RT के लायक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जो क्या बोलते हैं, युद्ध में जो विधवा है वो है, या कैंसर पीड़ित पेरेंट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मुख्य रूप से अपन 2-3 टॉपिक ध्यान से देख लें, वो आपके काम आएंगे। अगर कोई BPL का है तो BPL बहुत कम केसेस मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर मिले तो आप देख लीजिएगा। BPL में बच्चे के पिता का एक कार्ड होना चाहिए, बच्चे के दादा या जो भी और कोई हो तो वो कवर नहीं होगा। माता या पिता का अगर BPL का कार्ड है तो वो अपन कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अपन मुख्य रूप से जो आपके सामने केसेस आते हैं वो आते हैं जनरल OBC ST SC से। अगर कोई भी बच्चा ST या SC का है तो ST या SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आपका रिपोर्टिंग डेट, यानी कि अभी 17 मई गई है, उससे पहले का इशू होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद का है तो वो कंसीडर नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्या ST SC का सर्टिफिकेट बच्चे को होना आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बच्चे को होना आवश्यक हो। अगर फादर या मदर का भी अगर ST SC का सर्टिफिकेट है तो वो भी कंसीडर होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फादर का जो डॉक्यूमेंट्स है ST SC का वो चलेगा, लेकिन वो रिपोर्टिंग से पहले का होना चाहिए। अगर कोई जनरल या OBC का है तो उसके अंदर अपने को आय प्रमाण पत्र चाहिए, और आय प्रमाण पत्र की यदि बात करें तो वो होना चाहिए 17 मई से पहले का बना होगा। अगर वो गलत है तो आप उसे ठीक करा लेंगे। 17 मई से पहले का होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, ये क्लियर है। और इनकम वही होनी चाहिए, पहले साल जो एडमिशन वर्ष है, जो फॉर्म में इनकम डली है वो इनकम होनी चाहिए। एक आय प्रमाण पत्र में कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर 4 पेज 5 पेज का या 1 पेज का,
अपने जो इस साल दिशा निर्देश निकले हैं, या यूं कहें कि जो पिछले साल दिशा निर्देश निकले हैं, उसमें आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट गिवन है, एक पेज का फॉर्मेट है, वो चलेगा। बट उसमें जो सिग्नेचर्स की बारी है, कई लोग क्या करते हैं कि 2 पार्षद का सिग्नेचर करवा देते हैं। अब यूं देखे जाए, कई बार निरीक्षण दल उसको चला देता है, कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है। अब अगर कॉमन सेंस की बात करें तो 2 पार्षद का सिग्नेचर करवाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप कम से कम एक रजिस्टर्ड ऑफिसर लेवे और नोटरी के सिग्नेचर लेवे, एक आप पार्षद का ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर तरीका ये है। और इसमें भी स्कूल संचालक की ऑर्डर लेवे, पेरेंट्स को बोले ना कहाँ दिक्कत है, वो चेंज करवा के ला के देगा। पर दोनों पार्षद ले रहे हैं तो एक पार्षद तो ठीक अपने वार्ड का होगा, दूसरा पार्षद तो किसी अन्य वार्ड का होगा ना, तो ज़्यादा बेटर है कि आप एक रजिस्टर्ड ऑफिसर ले ले कोई भी, और एक पार्षद का ले लेवे, वो चलेगा। दोनों पार्षद का लेवे तो निरीक्षण दल पर डिपेंड है वो क्या करते हैं। तो ये अपना आय प्रमाण पत्र का हो गया। एसटी एससी के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वो सॉरी एसटी एससी के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये। कई बार निरीक्षण दल मांग लेते हैं तो आप उन्हें संतुष्ट करें। कई बार क्या होता है, निरीक्षण दल आता है एसटी एससी का आय प्रमाण पत्र मांग लेते हैं, हम उन पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हमें थोड़ा आराम से निरीक्षण करवाना चाहिए। आरटी के बारे में शायद जितना आप लोग जानते हैं उतना मेरे हिसाब से निरीक्षण दल नहीं जानता होगा। उसके पीछे रीजन है कि आप पूरे साल आरटी के दिशा निर्देश देखते रहते हैं, निरीक्षण दल सिर्फ जब निरीक्षण करता है उस टाइम पर उनका पाला पड़ता है। तो ये अपन ने देख लिया। रिपोर्टिंग करते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। पोर्टल पे कैसे देखते हैं वो शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दे दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने जिन बच्चों को वेरीफाई कर दिया, क्या उनको प्रवेश देना कंपलसरी ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने डॉक्यूमेंट चेक किया, आपको लगा कि डॉक्यूमेंट सही है, तो अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आप उसे रिजेक्ट इस बेस पे कर सकते हैं। एडमिशन देना या नहीं देना वो अपन अगले टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट सही थे तो आपको सबको ही वेरीफाई करना पड़ेगा। जिनके भी डॉक्यूमेंट सही है उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है या उनमें कुछ कमी है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। बट पेरेंट ने अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड किए हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको उसे वेरीफाई ही करना पड़ेगा, रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया या अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो 25 मई यानी कि कल तक, या जैसे मान लो वीडियोस का मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 8 बजे, आज 24 तारीख को, तो कल तक यानी 25 मई तक पेरेंट्स उसकी रिपोर्टिंग चेंज भी कर सकता है अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं किया हो तो। अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो भी पेरेंट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसकी रिपोर्टिंग कहीं भी अदर जगह कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आपने उसको वेरीफाई कर दिया, अब बारी आती है प्रवेश की। प्रवेश कैसे होगा? मैं जो कहने जा रहा हूँ वो इस साल थोड़ी पोर्टल पे नई व्यवस्थाएं हैं, जैसा मेरे को समझ में आया निर्देश पढ़ने पे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी ये कहीं मुझे 100% श्योरिटी किसी भी अधिकारी से या उनसे नहीं हुई है, पर जो निर्देश जो मेरे को समझ में आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अगर अपन निर्देशों की बात करें तो जो टाइम फ्रेम आया था निर्देश में, उसमें था कि अपने आवेदन पत्रों की जाँच है, जो प्रथम चरण है वो 18 मई से 27 मई तक हो गया। 27 मई तक आपको जो भी करेक्शन है वो करवा लेना है। करेक्शन के टॉपिक मेरा रह गया था, लो मैं करेक्शन की बात कर लेता हूँ, फिर अपन प्रवेश पे आ जाएंगे, नहीं तो रह ही जाएगा करेक्शन। करेक्शन देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड है वो चेंज करवा सकते हैं, उनमें करेक्शन करवा सकते हैं, बट नाम, स्पेलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में कुछ भी करेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें लिखा तो है निर्देशों में कि आप सीबीओ लॉगिन या डीओ लॉगिन से करेक्शन हो, बट ऐसा अभी तक कहीं सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि सीबीओ लॉगिन या डीओ लॉगिन से कहीं कोई करेक्शन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हेल्प सेंटर से करवा लें, तो हेल्प सेंटर तो भाई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एनआईसी का कंट्रोल पूरा उन्हीं के पास है। तो आप हेल्प सेंटर से तो मेल करके आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, उनके पास तो सब कुछ पावर है, तो आप उन्हें मेल करके करवा सके तो अच्छी बात है। बट हेल्प सेंटर के पास काम बहुत है, तो वो करें या नहीं करें ये मैं कह नहीं सकता हूँ। तो करेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट का करेक्शन हो रहा है, नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह इनमें कोई करेक्शन हो नहीं रहा, जैसा मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है उनके अकॉर्डिंग। डीओ लॉगिन या सीबीओ लॉगिन से हेल्प सेंटर करेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, ये उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज अभी नहीं है। अब बारी आती है प्रवेश की। इस बार जो प्रवेश की जो व्यवस्था हुई है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। वो आरटी ही नहीं, नॉन आरटी में भी परिवर्तन कर दिया गया है इस साल जो प्रवेश में। क्या क्या परिवर्तन किया गया है वो अपन आइए थोड़ा अपन डिटेल से देखते हैं। हम पहले क्या करते थे, जब नॉन आरटी के बच्चों को प्रवेश देते थे
तो हम एडमिशन फॉर्म भर लेते थे, एसआर अपलोड कर देते थे। एसआर अपलोड करने के बाद फिर जो हमारी मर्जी होती थी, जिस बच्चे को हम पहले चढ़ा लें या बाद में चढ़ा लें, इस तरह हो जाता था। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपने कोई पर्टिकुलर एक्स बच्चे को एडमिशन दिया, उसकी एडमिशन डेट आपने डाल दी, उसका एसआर नंबर दे दिया। अगले दिन या तुरंत उसके बाद आपने वाई बच्चे को एडमिशन दिया, उसका एसआर नंबर नेक्स्ट ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब आप जब आप उसको प्रवेश देंगे तो उसका एसआर नंबर अगला होगा। बट आप ये सोच रहे कि एक्स से पहले आप वाई को आप पोर्टल पे चढ़ा देंगे, तो पहले हम ये कर लेते थे। वाई का जो एसआर नंबर होता था वो हम एंटर कर देते थे, उसके 2 घंटे बाद या अगले दिन जब भी हम चाहते थे, उसका जो पहले वाला एसआर होता था हम एक्स को अपलोड कर दिया करते थे। इस बार से थोड़ी व्यवस्थाएं चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है व्यवस्थाएं? एसआर नंबर हमें नहीं देना है, एसआर नंबर पोर्टल खुद ही देगा। यानी जो मैनुअल जो एसआर नंबर होता था वो सिस्टम बंद हो गया है इस साल से। तो अब पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि हमें एसआर नंबर कितना देना है? तो पोर्टल आपसे क्या कहता है कि आपका जो इस साल का जो प्रथम एसआर है वो आप जब आप इस वर्ष का 22-23 का जो नॉन आरटी का जो एडमिशन देंगे, इस 22-23 में जो पहला बच्चे का जो एडमिशन देंगे, उस टाइम पे पोर्टल आपसे पूछेगा कि आपका प्रथम एसआर नंबर क्या है। प्रथम एसआर नंबर न्यूमेरिक में ही होगा, न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स में ही होगा। उसके आगे कोई ऑब्लिक या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या आरटी या नॉन आरटी, हम जो कुछ भी लिख लिया करते थे XYZ, या कई लोग कहते हैं कि प्राइमरी तक का सेकंड वो 8 तक का स्कूल का एसआर रजिस्टर अलग रखते हैं, सेकेंडरी स्कूल का अलग रखते हैं। तो ये सारी चीजें पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करने वाला है इस वर्ष। पोर्टल सिर्फ आपसे ये कहेगा कि आप तो मुझे ये बता दो कि आपके इस साल का प्रथम एसआर नंबर क्या है। मैं इस चीज़ को आपको अगेन समझा दूँ। अभी एक स्कूल है, कोई बंदा बेचारा नौकरी करता है, तो उसकी नौकरी खतरे में हो गई थी भाई साहब, क्योंकि उसने एसआर नंबर गलत डाल दिया था और शुरुआत के बच्चे छूट गए थे। तो जैसे कैसे करके वो पता नहीं कहीं से उनको मेरा नंबर मिला, क्या है क्या नहीं है, वो आए, तो मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया। कैसे किया उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपसे एसआर में गलती होगी तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। पोर्टल आपसे ये कहने वाला है कि आप प्रथम एसआर बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पिछले साल तक 5000 बच्चे एनरोल हो गए या 500 बच्चे एनरोल हो गए, तो इस साल का आप एसआर 501 से कर दीजिए। या मान लो 435 तक के बच्चे पिछले साल तक हो गए, तो आप 437 कर दीजिए। वो 435 हो गए तो 436 कर दीजिए। जो भी है आप पर्टिकुलर एक नंबर बता दीजिए। जो नंबर बताने वाले हैं वो नंबर देख लेना कहीं पिछले एसआर से कहीं पोर्टल पे मैच तो नहीं कर रहा है। अगर पिछले एसआर से मैच कर गया तो आपको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि आप पुराने एसआर नंबर देख लें। अगर किसमें आपने आरटीई या हिंदी मीडियम या एलिमेंट्री या सेकेंडरी जो भी अगर कुछ लिख रखा है तो कोई बात नहीं, इस साल आप पर्टिकुलर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लें, वहां से स्टार्ट कर दें। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि किसी में 500 नंबर है, किसी जैसे आपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के 2 एसआर बना रखे हैं। अब हिंदी मीडियम में आपने 580 तक दे दिए, इंग्लिश मीडियम में आपने 320 तक दे दिया, या इस तरह कोई या 700 तक दे दिया, तो उसके आगे आपने मीडियम लिख रखा है हिंदी या इंग्लिश जो भी है। इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक काम करें, थोड़ा और जाके आगे का कोई नंबर ढूंढ लें और एक प्रस्ताव पारित कर लें आपके जो भी कि भाई इस जो पुरानी गलतियां हुई है, जो भी गलतियां नहीं कह सकते, वो पुरानी व्यवस्थाएं थी और आज ये नई व्यवस्था है, तो आप कोई आगे का नंबर ढूंढ लें। जैसे मान लो कि मैं 1001 का नंबर से स्टार्ट कर देता हूं, तो मैं 1001 से स्टार्ट करूंगा। अब पोर्टल जो एसआर देगा वो 1001 से ही देगा। तो 1001, फिर जब अगला बच्चा आप कंफर्म करेंगे तो फिर उसको 1002 दे देगा, फिर 1003 दे देगा। तो आप ऐसा ना करें कि पहले आप एसआर रजिस्टर में सब बच्चों को एसआर नंबर दे देवें और फिर आप पोर्टल पे एंट्री करें। और अगर आप एसआर नंबर दे चुके हैं तो फिर पोर्टल पे जो आप एंट्री करेंगे उसी सीक्वेंस में करना जिस क्रम में आपने एसआर रजिस्टर में नंबर दिए हैं। अस्थायी प्रवेश आप कैसे भी दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप स्थायी प्रवेश देंगे पोर्टल स्वतः ही एसआर नंबर खुद उठा लेगा, आपको डेट ऑफ एडमिशन देनी है। तो मैं समझता हूँ एसआर के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं कि आरटी में प्रवेश कैसे होगा। जो इस साल की व्यवस्थाएं हैं, जो आरटी में जो प्रवेश की हम बात कर रहे हैं,
आरटी में प्रवेश स्टार्ट होने जा रहा है। अभी पोर्टल पे कहीं जो इस बार दिशा निर्देश है उसमें प्रवेश करके एसआर नंबर देना कहीं लिखा हुआ नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो मैं दिशा निर्देशों को समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ। अपन बात करें टाइम फ्रेम, जो कि पेज नंबर 6 है दिशा निर्देशों का, और टॉपिक नंबर है 3 टाइम फ्रेम। इसका मैं सब पॉइंट लेने जा रहा हूँ 8वां। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन शुरू किया जाना 27 मई से अंतिम दिनांक, यानी कि ये जो चयन होने जा रहा है ये आपका बच्चा आरटी में प्रवेश जो एसआर नंबर मिलेगा वो उस टॉपिक के तहत होगा। तो 27 तारीख से हमें मान के चल रहे हैं कि आरटी में प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा। किसका प्रवेश होगा, कौन सा बच्चा प्रवेश लिस्ट में पहुंचेगा? जिन बच्चों का आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया है। जिनको रिजेक्ट कर दिया वो नहीं जाएगा वहां पर, जिनको आपने वेरीफाई कर दिया है वो वहां पहुंच जाएगा। या ऐसे बच्चे जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया और पेरेंट्स ने उसको ठीक करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर आपने उसको वेरीफाई कर दिया, वो बच्चा वहां पर पहुंच जाएगा। लास्ट ईयर एक व्यवस्था हुई थी, आपको ध्यान हो, अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको आपने रिजेक्ट या वेरीफाई कुछ भी नहीं किया हो, वो ऑटो वेरीफाई हो चुके थे। इस साल ऑटो वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार द्वितीय चरण भी है, तो हो सकता है पोर्टल ऑटो वेरीफाई कर भी दे या नहीं भी करें। तो आप तो खुद ही एक काम कर लें, जो करेक्ट डॉक्यूमेंट है उनको आप 27 तारीख से पहले बेटा आप जाके बात कर लो, बोले पापा वीडियो बना रहे। 27 तारीख से पहले फोन भी मुझे वापस लाना, फिर 27 तारीख से पहले आप उनको, ये डेट है इनकी वेरिफिकेशन 27 मई तक की, 27 मई से पहले आप उनको वेरीफाई करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी आप अपने हैंड पे आप एक बार कर लें। तो हम उन बच्चों की बात करते हैं प्रवेश में, जिन बच्चों को आपने वेरीफाई कर दिया वो बच्चे उधर पहुंच जाएंगे प्रवेश लिस्ट में। अब हो सकता है जैसे जैसे आप नॉन आरटी के बच्चे ऐड करेंगे तो पोर्टल खुद उनको प्रवेश यानी एसआर नंबर खुद दे दे, या पोर्टल खुद आपको इंडिकेट कर दे कि आपको इन बच्चों को प्रवेश लेना है। क्योंकि ये तो तय है जो प्रवेश होगा वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। मेरिट लिस्ट कैसे काम करेगी, जिन जिन बच्चों को आपने वेरीफाई किया है, जिन जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट पहले है वो बच्चे पहले लिस्ट में आएंगे, और पोर्टल इस बार एसआर नंबर खुद भी दे सकता है। मुझे इस तरीके का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले तो हम एसआर नंबर खुद देते थे, तो पोर्टल को पता ही नहीं होता था कि इस बच्चे का एसआर नंबर क्या होगा। इस साल तो पोर्टल खुद ही एसआर उठा रहा है, तो हो सकता है कि पोर्टल उस बच्चे को आपके प्रवेश लिस्ट में लेते हुए आपको प्रवेश दे देवे। इसके बारे में मैं 27 मई को और आपसे मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड करके बात कर लूंगा, या लाइव आके देख लेंगे। मैं समझता हूँ आपकी प्रवेश तक का टॉपिक क्लियर हो गया, करेक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया, रिजेक्ट का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपने किसी बच्चे को 2 बार रिजेक्ट कर दिया तो अब आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा हुआ कि आपने उसको रिजेक्ट किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करते ही पेरेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर वो भी गलत थे, फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो फिर होगा 1 तारीख के बाद जो भी होगा द्वितीय चरण होगा। एक क्वेश्चन और है थोड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जैसे आपने क्या किया, बच्चों को वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई करते तो बच्चा आपके यहाँ प्रवेश में आएगा भी आएगा, तो ये आपके पास टाइम है 27 मई से। अब आपके यहाँ नॉन आरटी का बच्चा कम पढ़ रहा है या है नहीं, जितने वेरीफाई किए उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स के पास मौका है कि अगर आपका उस बच्चे का यहाँ प्रवेश नहीं हुआ तो 1 जून से उस बच्चे की रिपोर्टिंग पुनः स्टार्ट हो जाएगी बच्चे हुए स्कूल्स में। जैसे मान लो कि एक पेरेंट्स ने 5 स्कूल चूज करी है, या यूँ कहें 4 चूज करी है। एक तो आपके यहाँ रिपोर्टिंग कर दी, आपने वेरीफाई कर दिया, अब आपके यहाँ नॉन आरटी के बच्चे ऐड है नहीं, तो ऐड है नहीं तो उसका प्रवेश होगा नहीं तो 1 जून के बाद उन्हें पुनः मौका मिल जाएगा कि वो किसी अन्य स्कूल में रिपोर्टिंग कर सके। तो आप लोग क्या करें, जो भी आपके पास नॉन आरटी के बच्चे हैं आप उन्हें पोर्टल पर 27 मई से पहले ही पोर्टल पर एनरोल करें। जब नॉन आरटी के बच्चों को चढ़ाएं, मैं पुनः कह रहा हूं कि एसआर नंबर का ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। ये हमने प्रवेश की सारी बातें करी। अब थोड़ा सा हम लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। इससे पहले कहीं कुछ लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो क्या करें। एक क्वेश्चन आया था किसी का, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगावें, कि यदि कोई ऐसा बच्चा जो आपके स्कूल में नॉन आरटी के तहत अध्ययनरत है, उसने आरटी का फॉर्म भर दिया, उसका नंबर आ रहा है, तो अब क्या करें भाई, आपको उसे प्रवेश देना है,
जो क्या उसी एसआर पे प्रवेश देना है, उस एसआर पे प्रवेश कैसे दे सकते हैं, वो तो पता नहीं कौन सी क्लास में होगा, एलकेजी में होगा या एचकेजी में होगा या फर्स्ट में होगा, में भी उसकी डेट ऑफ एडमिशन क्या होगी। तो आप जिस बच्चे को आरटी में प्रवेश दे रहे हैं, जो आपके यहाँ पहले से अध्ययनरत है, आप उस बच्चे का नाम पृथक कर दें या उस बच्चे की आप टीसी बना देवे, नहीं तो बच्चा डुप्लीकेसी के तहत आपके यही बोल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा एक कंसेप्ट वाइज। तो आप उससे बच्चे की टीसी बना देवे। एक क्वेश्चन क्या था, किसी ने क्या बाला करना स्कूल में, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने कवर कर दिए, बट कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया हो तो मैं देख लेता हूँ ये। ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। अब अपन बात कर लेते हैं फीस कमेटी की। अभी किसी संगठन के कुछ प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग बीकानेर गए थे और वहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर मैम है किरण मैम, उनसे भी बात हुई और जो डायरेक्टर महोदय हैं उनके जो पीए हैं उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फीस जो कमेटी है अपना, जहाँ फीस भरते हैं, शायद आपको पता होगा कि हम फीस 2 जगह भरते हैं पोर्टल पे। कई बार लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, अरे सर हमारी फीस तो बढ़ा दी पर बिल क्यों नहीं बढ़ के आ रहा। बिल कैसे बढ़ता है, आपको यह याद है, 3 यूनिट कॉस्ट, कमेटी की फीस और भौतिक सत्यापन में हम जो 75% बच्चों की फीस भरते हैं, विच एवर लेस, जो भी तीनों में से कम होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो भौतिक सत्यापन में तो आप फीस हर साल बढ़ा लेते हैं, या जो भी आप 3 साल में बढ़ा लेते हैं, या यूँ माने कि आपने बढ़ा ली है, परंतु जो फीस कमेटी है वहाँ पर फीस नहीं बढ़ी है। तो वो फीस कमेटी की फीस कम है या यूनिट कॉस्ट कम है तो उसके अकॉर्डिंग बिल बनता है। तो जो फीस कमेटी की है वो 18-19 और 19-20, 18-19 में भी खुला था पोर्टल और 19-20 में भी खुला था। जो आपने 18-19 या 19-20 में जो फीस डाल दी उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल बन रहा है। फीस कमेटी जो होती है जो पोर्टल पे, वो 3 साल में एक बार खुलता है पोर्टल। अगर आपने 18-19 में फीस में जो भी चेंजिंग किया था उस टाइम पे लॉक करी थी, तो आपके लिए पोर्टल जो पिछला सेशन है, पिछला सेशन अपन क्या माने 21-22 के लिए भी खुल जाएगा, क्योंकि 3 साल देख लीजिए आप। अगर आपने 19-20 में फीस आपकी लॉक करी है तो फिर ये जो पिछला सेशन 21-22 के लिए नहीं कर पाएंगे आप, ये जो 22-23 आ रहा है उसके लिए कर पाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर अगर 21-22 के लिए अगर फीस का पोर्टल खुल भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि प्रथम बिल तो बन गया है। जिन लोगों का बिल बन चुका है या जिन लोगों के पास प्रथम किस्त आ चुकी है या नहीं आई है उससे कोई मायना नहीं रखता है। यदि आपके लिए पोर्टल खुलता है, खुलने की संभावना पूरी है इस साल 100% है कि फीस खुलेगी, या हो सकता है कल ही खुल जाए, मे बी हो सकता है फीस का मॉड्यूल आपका टेस्टिंग चल रहा है, कल ही खुल जाए, हो सकता है, वो आप देखिएगा, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो मान लीजिए आपने फीस बढ़ा दी, अब आपने फीस बढ़ा दी 21-22 के लिए, तो कोई बात नहीं, आपका प्रथम किस्त बढ़ भी गया, बिल भी बढ़ गया, पैसा भी आ गया, या बिल बढ़ गया पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी उसके अंदर उस चीज का एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो आपकी फीस पहले थी 10,000, आपने फीस कर दी बढ़ा के 11,000, अब आपका बिल पहले 10,000 के अकॉर्डिंग बन गया, अब 11,000 के अकॉर्डिंग बनेगा, तो जो 1,000 का जो वेरिएंस है वो सेकंड किस्त में ऐड होकर आने की संभावना है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। फीस कमेटी, जब आप फीस बढ़ाएं तो फीस कमेटी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। फीस कमेटी की फॉर्मेलिटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, ओके साथियों, कुछ चीज़ें आप विशेष ध्यान रख लें। मैं राजीव शर्मा, मेरा किसी भी संगठन से कहीं कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, मैं सभी संगठन के साथ हूँ, जो भी अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में जो भी कुछ होगा मैं बताता हूँ, लेकिन इस बार माफ़ी चाहूँगा, इस चैनल पे मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कई बार कोई संगठन अच्छा करता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, कोई तो फिर दूसरे संगठनों को अच्छा नहीं लगता है, तो इन संगठनों से ये चैनल इस बार बचेगा। तो मेरा किसी संगठन से कहीं कोई वास्ता नहीं है। आज जरूर मैंने एक नाम लिया भी, किसी पर्टिकुलर संगठन के जो सदस्य थे वो बीकानेर गए थे, आज या कल गए थे, तो प्रयास कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।